सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। बाहरी और आंतरिक झगड़े क्या थे जम्मू कश्मीर को लेकर, बाहरी और आंतरिक झगड़े क्या थे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कहते हैं तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही है। जब से ये इस मुकदमे को संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले किया गया था 21 अप्रैल 1948 को, कहते हैं तब से आंतरिक और बाहरी तनाव की जो तनावपूर्ण या द्वंद्वपूर्ण स्थिति जो थी वो बनी रही थी। पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है, पीओके, जिसको आप बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 में कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा है। द्वंद्व का मतलब एक खींचातानी का मुद्दा बना रहा है। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। भारत के इंटरनल मसलों में भी भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में एक विवाद है। आपने गत वर्ष भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अनुच्छेदों में 370 और 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का एक विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप में एकीकृत नहीं होने देता। यानी कि आर्टिकल 370 कुछ लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर भारत में पूरी तरह से शामिल नहीं होने देता, जो आर्टिकल 370 बनाया गया है। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए, मतलब आर्टिकल 370 जो था वो पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर मैं आज की बात करूं तो आज मोदी सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह मान लेना चाहिए। दूसरा वर्ग, अधिकांश कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 के द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। मतलब 370 में जो उन्हें स्वतंत्रता दी गई है या स्वायत्तता दी गई है, वो भी वो मानते हैं कि उनको पूरी तरह से नहीं दी गई है। उनके कम से कम तीन मुख्य जो थी वो शिकायतें थी। पहली है कि कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों के द्वारा विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब जब कबायली हमला हुआ उनके ऊपर, तो उसके बाद स्थिति सामान्य होने पर विलय का मामला राज्यों के जो राज्य के लोग हैं उनके द्वारा उसे विचार करना था और ये वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसे जनमत संग्रह की मांग उठी। जनमत संग्रह मतलब लोगों से ये पूछा ही नहीं गया कि वो लोग भारत से मिलना चाहते हैं पाकिस्तान से। दूसरा, ये अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 के द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया। यानी कि जो एक फेडरल एक विशेष दर्जा जो था वो दिया गया था, संघ के रूप में दिया गया था, उसे भी कम कर दिया गया। इससे स्वायत्तता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी। तीसरा यह कि अनुभव किया गया कि जिस प्रकार यह लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है। 1948 की पॉलिटिक्स देखते हैं हम, क्या था 1948 की पॉलिटिक्स जो थी। कहता है प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुंचा। यानी कि जो पॉलिसीज़ जो शेख अब्दुल्ला के द्वारा अपनाई गई थी उससे आम लोगों को तो लाभ पहुंचा, परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच कई मतभेद जो थे वो बने रहे थे। उन्हें 1958 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया। यानी कि 1953 की अगर हम बात करें तो उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और कई वर्षों तक कैद कर लिया गया था। उनके बाद आए नेतृत्व में उनका लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला। यानी कि उसके बाद जो था उनको उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं दिया गया और वह राज्य में शासन नहीं चला पाए, जिसके कारण मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों और अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप थे। मतलब उनके ऊपर कई आरोप भी लगे। 1953 और 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। मतलब जो 1953 से 74 के बीच में जो भी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो नीतियां बनाई गई उससे जम्मू कश्मीर की नीतियों पर काफ़ी प्रभाव डाला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहित, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी, मतलब उसमें शेख अब्दुल्ला शामिल नहीं थे।
का एक घड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। मतलब कुछ समय तक कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ काम करता रहा, परंतु बाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कांग्रेस के साथ ही मिल गई थी। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और उसमें और कई परिवर्तन किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए। मतलब अब शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार भी कई समझौते आपस में पहुंचने के लिए कई प्रयास किए गए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। यानी कि ये बात करते हैं हम 1965 की, जब जम्मू और कश्मीर के संविधान में एक नया चेंज लाया गया और चेंज के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री का नाम या पद नाम बदलकर उन्हें मुख्यमंत्री कर दिया गया। इनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री जो बने 1965 के बाद जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने जम्मू और कश्मीर के, वो थे मोहम्मद सादिक, राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ, वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया। बात 1974 की है। ये कुछ ईयर्स बार बार इसमें दोहराए जा रहे हैं, तो आप इन ईयर्स को बड़े ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए ताकि ये वन वर्ड क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वे राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो मुख्यमंत्री बने, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटा दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को हटाने करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते को बाद में कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रति जो विश्वास उत्पन्न था उसे अब धक्का लगा। यानी कि हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आपसी रिलेशन थे उनमें खासी नाराज़गी हुई, जिसे कि नाराज़गी को जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देखा गया और इस बात को उस कश्मीरी के लोगों में भी इस बात पर विश्वास हुआ और उनके भी इस चीज़ को, उनकी भावनाओं को भी इससे धक्का लगा। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है पुष्ट हुई 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र के शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी भी हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद। यह वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन में भारी जीत, 1987 की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे, परंतु यह एक व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराज़गी चल रही थी। यानी कि 1980 के स्टार्टिंग से हम लोग कह सकते हैं कि लोगों की नाराज़गी जो थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो थी वो चल रही थी और दोनों ही दलों से, यानी कि खास करके कांग्रेस से नाराज़गी जो थी वो साफ दिखाई दे रही थी। यह नाराज़गी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमज़ोर की जा रही हैं और इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया। यानी कि यहीं से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उग्रवाद का जो समय था वो उठने लगा, क्योंकि जो स्वायत्तता दी गई थी वो धीरे धीरे अगर हम देखें तो उसमें जो है वो कमी की जा रही थी धीरे धीरे। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। यानी कि 1989 में सीधे सीधे कश्मीरी राष्ट्र को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए या एक अलग नेशन बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन जो था यहाँ चल पड़ा था। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। यानी कि पाकिस्तान सीधे सीधे जो था वो भारत की राजनीति जो कह लीजिए कि कश्मीर को
कश्मीर के लोगों में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा था। वहाँ के लोगों को आर्थिक पैसे से फौजी समर्थन और नैतिक समर्थन जो था वो मिलता रहा। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। 1990 में पूरा समय जम्मू और कश्मीरियों ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला है। यानी कि 1990 का जो समय था, अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पूरी सेना की कार्रवाई का समय चल रहा था। राज्य में 1996 में जाकर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में वापस आई। यानी कि एक बार 1996 में अगर हम बात करें तो फिर से फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो थी वो कश्मीर में स्वायत्तता की मांग को लेकर वापस आई। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू कश्मीर में राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको पीडीपी, और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार जो थी वो बन गई वहाँ। आगे चलते हैं 2002 और इसके आगे के गठबंधन को हम देखते हैं किस तरह से गठबंधन आगे चलता रहा है। देखिए 2002 और इससे आगे गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने, जो कि जुलाई 2008 से लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उनसे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ और एक मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी। 2009 में अमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में फिर से चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। परिणाम स्वरूप पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया भी 2019 के अंदर जो था वो अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो है 2 यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिए गए हैं, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख जो है वो बनाए गए हैं। लद्दाख अलग है, जम्मू और कश्मीर इकट्ठा है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत के बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहाँ न केवल सभी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय की विविधताएँ हैं, बल्कि वहाँ विधि प्रकार की राजनीतिक और विकास की कांक्षाएं भी हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। तो इस प्रकार से देखा कि किस तरह से आपको मैंने स्टार्टिंग से लेके राजा हरि सिंह से लेकर जम्मू कश्मीर की जो कहानी है वो बताई। किस तरह से हमने जम्मू कश्मीर को का मुद्दा जो था वो पीओके का मुद्दा जो है वो आज तक भी नहीं सुलझा है और ये ज्यों का त्यों बना हुआ है। और एक मसला जो है हमने 370 जो आर्टिकल है उसको समाप्त कर दिया है, जो बीजेपी सरकार के द्वारा 2019 में उसको समाप्त किया गया है। और समाप्त करने के बाद जो है वो अब जम्मू और कश्मीर बिल्कुल बाकी अन्य राज्यों की तरह ही जो यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस समस्या को हल करने की कोशिश की गई है और ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में हो पाई है, इन समस्याओं का हल निकाला गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का मसला था जो कि हल हुआ है। सो इफ़ एनी क्वेरी इज़ देयर देन यू कैन मेक ए कॉल टू मी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।